हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल BSG स्मार्ट क्लासेस में। और आज आपके लिए लेके आए ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जहां से कई क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा, और जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पम्पास नाम की घास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। ठीक है, पम्पास नाम की घास का मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं। पम्पास नाम की घास के मैदान जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, दक्षिण ब्राज़ील हो गया, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। सबसे बड़ा भाग अर्जेंटीना में है। ठीक, फिर यहाँ पे दुनिया के कुछ प्रमुख घासों के मैदान दिए गए हैं, इनके बारे में देख लीजिए। जैसे पम्पास आपने देखा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। फिर प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका, ठीक। स्टेपी ये यूरोप और एशिया के मध्य भाग में, ठीक है, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान, मंगोलिया हो गया। फिर उसके बाद है वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका। फिर डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर सवाना ये अफ्रीका के मध्य भाग में, ठीक है, जैसे कांगो, केन्या, तंजानिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो और ला नीना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है एल नीनो ठंडे सतही जल का आक्रमण है, ठीक है, जो कुछ वर्षों में एक बार क्रिसमस के समय होता है तथा इससे मछलियों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा है ला नीना के दौरान मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों सही है, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कोई नहीं सही है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। एल नीनो, ठीक है, एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा या शिशु। ठीक है, यह घटना तब होती है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में सतही जल का तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक, इसके कारण वायुमंडलीय दबाव और पवन की दिशा बदल जाती है। प्रभाव इसका क्या है? भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है, यानी सूखा पड़ जाता है। दक्षिण अमेरिका, पेरू, इक्वेडोर, ठीक है, यहाँ पे भारी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा हो जाता है। वैश्विक तापमान बढ़ता है, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, फिर ला नीना के बारे में देख लीजिए। ला नीना का जो है इसका अर्थ होता है छोटी लड़की, ठीक है, यानी चाइल्ड गर्ल, यानी कि लिटिल गर्ल। ठीक है, यह एल नीनो का उल्टा प्रभाव इसका होता है। ठीक, इसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में सतही जल का तापमान सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसका प्रभाव है भारत में मानसून ज़्यादा अच्छा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सूखा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में अच्छी वर्षा होती है और वैश्विक तापमान जो है वो सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब ला नीना आएगा तो भारत में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी वर्षा होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका या फिर डी एशिया। ठीक है, बुशमैन जो है वो किस महाद्वीप के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे जैसे देशों में निवास करते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, बी रूपांतरित चट्टान, सी आग्नेय चट्टान या फिर डी ये सभी। ठीक है, बलुआ पत्थर जो है सैंड स्टोन जिसको बोलते हैं, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान या फिर ये सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। ठीक, इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों की श्रेणी में आता है। चट्टानें विभिन्न प्रकार की होती हैं जिन्हें उनके निर्माण के तरीके के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जैसे आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय शैल,
मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। ठीक, फिर अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम है। इन्हें द्वितीयक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल। ठीक है, फिर रूपांतरित चट्टानें हैं। पहले से मौजूद चट्टानें जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौरान से गुजर रही होती हैं और उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इन्हें तृतीयक चट्टानें के रूप में जाना जाता है, जैसे फाइलाइट हो गया, शिस्ट हो गया, नीस हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह किसी विशेष समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। दूसरा है, परिवर्तन सदैव सकारात्मक होता है। तीसरा है, इसे निरपेक्ष संख्या प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या फिर डी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 और 3 ये दोनों सही है। ठीक है, दूसरा गलत है। इसके बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि, इसका अर्थ क्या है? किसी देश हो गया, राज्य, क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या की संख्या में वृद्धि। ठीक है, यह वृद्धि जो है वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण देख लीजिए। उच्च जन्म दर, अधिक बच्चों का जन्म होता है। मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयाँ, पोषण में सुधार से मृत्यु दर कम हो जाती है। ठीक, प्रवास हो गया, जब लोग किसी देश या क्षेत्र में आकर बसते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है। ठीक, शिक्षा का अभाव, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में कम जानकारी होने से वहाँ बच्चे अधिक पैदा होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। अब इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। यहाँ से कथन और कारण से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव है पहला, श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, बाजार और उपभोक्ता बढ़ते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियाँ तेज होती हैं। फिर नकारात्मक प्रभाव है, जैसे भोजन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों का दबाव होता है, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जो है बोझ बढ़ता है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि की कमी होती है। ठीक है, नियंत्रण के उपाय देख लीजिए। परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। ठीक है, ताकि शिशु मृत्यु दर कम हो। सरकारी नीतियाँ हो गया, छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना, सामाजिक जागरूकता अभियान, जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझाना। ठीक है, कुल मिलाकर जनसंख्या वृद्धि अगर नियंत्रित हो तो विकास के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन अत्यधिक वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़कर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। कथन कारण से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मृदा का प्रमुख घटक है? पहला है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा है मृदा जल, तीसरा है मृदा की हवा, चौथा है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 और 4 सही है, बी है केवल 1, 2 और 3 सही है, सी है 2, 3 और 4 सही है, या फिर डी ये चारों सही है। ठीक है, आपको बताना है कि मृदा के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ये चारों सही हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। मृदा कई प्रकार के झटकों से मिलकर बनी होती हैं जो इस तरह हैं, जैसे खनिज पदार्थ हो गया। मृदा का लगभग 45% हिस्सा होता है चट्टानों का अपक्षय से बने कण, जैसे बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। ठीक है, यह मृदा की बनावट और उपजाऊपन को प्रभावित करता है। फिर जैविक कारक हैं, मरे हुए पौधे, पत्तों, पशु पक्षियों के अवशेष। ठीक है, इनसे बनते हैं। और मृदा का 5% हिस्सा होता है किसका? जैविक पदार्थ का। मृदा को उपजाऊ बनाता है, पोषक तत्व प्रदान करता है और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, फिर उसके बाद जल, यह मृदा में जो है 25% हिस्से इसका हिस्सा होता है, पौधों की जड़ों के लिए पोषक तत्वों को घोलकर उपलब्ध कराता है। फिर वायु हो गया, वायु जो है मृदा का 25% हिस्सा होता है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पौधों की जड़ों और सूक्ष्म जीवों के लिए ये जो है श्वसन में सहायक होता है। फिर उसके बाद जीव जंतु और सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे कछुआ, दीमक, कीड़े, बैक्टीरिया, फफूंदी आदि। ठीक है, ये मृदा को भुरभुरी बनाते हैं, अपघटन में मदद करते हैं और उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाले मानचित्र रेखाओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आइसोबार, बी आइसोहार्ट, सी आइसोकोन, या फिर डी आइसोथर्म। ठीक है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोकॉन, या फिर आइसोथर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइसोहाइट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं।
पृथ्वी के मानचित्र पर ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं जो उन सभी स्थानों को मिलाती हैं जहां पर एक समान वर्षा हुई हो। ठीक है, इन्हें आइसोहाइट या समवर्षा रेखा कहते हैं। फिर आइसोबार हो गया, ये वायुमंडलीय दबाव को जो है वायुमंडलीय दबाव के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, काल्पनिक रेखा है। फिर आइसोथर्म हो गया, यह जो है आइसोथर्म का उपयोग आमतौर पर मौसम विज्ञान में किया जाता है या वातावरण में ऊंचाई के साथ मिट्टी या पानी की गहराई, यानी कि ये गहराई नापा जाता है। ठीक है, पानी में या फिर मिट्टी की गहराई। ठीक, आइसोहेलाइन यह एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्र में समान लवणता के बिंदुओं को जोड़ने के लिए मानचित्र पर बनाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल विरंजन के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवाल विरंजन, ठीक है, पहला है तापमान में वृद्धि, दूसरा है महासागरीय अम्लीकरण, तीसरा है बढ़ी हुई अवसादन, चौथा है रासायनिक प्रदूषण। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है, बी केवल 1 और 4 सही है, या फिर केवल सी 2, 3 और 4 सही है, और डी उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रवाल विरंजन के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन पहचानना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, प्रवाल विरंजन में इसके बारे में देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन का मतलब क्या होता है? प्रवालों में रहने वाले सहजीवी, शैवाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनका नष्ट हो जाना, निकल जाना, जिससे प्रवाल का रंग फीका या सफ़ेद पड़ जाता है, इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, प्रवाल विरंजन के प्रमुख कारण हैं जैसे समुद्री जल का तापमान बढ़ना, ठीक है, वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो जैसी घटनाओं के कारण समुद्र का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक हो जाता है, जिससे ये प्रवाल मर जाते हैं और वे वाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे अत्यधिक सौर विकिरण हो गया, ठीक है, तेज़ धूप, अल्ट्रावायलेट किरणें प्रवालों को तनाव उत्पन्न करती हैं, जिससे शैवाल मरने लगते हैं। फिर समुद्री जल का अम्लीकरण हो गया। ठीक है, वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी मात्रा समुद्र में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती हैं और इसमें जल का pH मान घटता है। ठीक है, प्रवाल का कैल्शियम कार्बोनेट जो है ढांचा कमज़ोर हो जाता है। प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, कीटनाशक, तेल रिसाव, प्लास्टिक प्रदूषण वगैरह, इसके कारण जो है प्रवाल विरंजन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी की परिक्रमा, सी पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन करना। ठीक है, पृथ्वी अपनी काल्पनिक दूरी एक्सिस पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और एक पूरा चक्कर लगाने में इसको 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की ओर मुख किए रहता है तो वहाँ प्रकाश पड़ता है और दिन होता है। उसी समय पृथ्वी के विपरीत भाग में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर अंधकार रहता है, यानी कि वहाँ पर रात हो रहता है। ठीक है, तो इसीलिए पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी कांगो नदी, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा जो है नदी वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कांगो नदी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक बड़ी नदी है और विश्व की सबसे गहरी नदी भी जानी जाती है। ठीक है, इसका प्रवाह पश्चिम मध्य अफ्रीका में से होकर अटलांटिक महासागर में मिलता है। ठीक है, इसकी खासियत यह है कि यह विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से जैसे अमेजन नदी हो गया, ठीक है, उसके बाद कांगो नदी आती है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी USA, या फिर डी कनाडा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, आपको देश बताना है। चीन हो गया, रूस हो गया, USA हो गया, या फिर कनाडा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। ठीक है, सबसे बड़ा देश है विश्व का। इसके बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़े देशों में रूस का प्रथम स्थान आता है। ठीक है, यह देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है।
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कनाडा दूसरे स्थान पर है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, ठीक है। यह देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा देश की राजधानी ओटावा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश तीसरा है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी वाशिंगटन है और यह उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम में अधिकांश पेड़ एक विशेष मौसम के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ऑप्शन ए है टुंड्रा, बी टैगा वन, सी वर्षा वन या फिर डी पर्णपाती वन, ठीक है। किस बायोम में अधिकांश पेड़ एक विशेष मौसम के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ठीक है, टुंड्रा, टैगा, वर्षा वन या पर्णपाती वन, ठीक। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर एस आकार का है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर, ठीक है। कौन सा महासागर एस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। एस अक्षर के समान जो है वो अटलांटिक महासागर है और पिटरिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। वाणिज्य और व्यापार के मामले में सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। कौन? अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर देख लीजिए, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, यह महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में है, जिसको मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त बोलते हैं, जो 11,000 मीटर से अधिक गहरा है, ठीक है। भूमध्य सागर प्राचीन काल में जो है ये व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि जो है जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है, और मोरक्को को यूरोप में स्पेन से भी अलग करती है। हिंद महासागर यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पश्चिम पूर्व से घिरा हुआ है। दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका इसके दक्षिण में है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा जो है वो जावा ट्रेंच या सुंडा गर्त है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सेशन दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबको मिलता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।